नमस्कार भावी टीचर्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर, जहां पर होती है तैयारी जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारे नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, टाइम टेबल चाहते हैं, तो इस नंबर पे एक हेलो करके मैसेज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मैसेज में डाल सकते हो। जब भी समय मिलेगा आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग यहाँ पर जो है जुड़ जाइए। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, तो उसमें तो जुड़ ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उसकी तैयारी को थोड़ा अप करना चाहते हैं, थ्योरी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से यार, आपको रीजनिंग का बेसिक, हिंदी का बेसिक, ABCD उसका पढ़ना है, तो आप लोग हमारा ये वाला बैच बिल्कुल जो लेटेस्ट है अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। या अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, लाइव आपके यहाँ पर बेस्ट बुक और पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये वाला जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज है और ये आपका पूरा का पूरा बैच है। तो ये प्राइसेस आपके दिए गए हैं भैया, ये 749 में है, ये 299 में अभी ऑफर में चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। डीए गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। आपको पेड कोर्स में अर्जुन बैच मिल जाएगा, कोर्स विद टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आता है, ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपका नंबर लिखा रहेगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके व्हाट्सएप पर या मैसेज में आपका एक परचेज लिंक चला जाएगा। उस परचेज लिंक पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हो ये वाला पेज खुलता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको क्या करना, सिंपली अपने ऐप पे दोबारा आना है और यहाँ पर एक मिलता है परचेज का ऑप्शन, परचेज पे क्लिक करो और अपने जो कोर्स आपने परचेज किया है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो जो लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं इस वाले बैच को या उस वाले बैच को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? चलिए पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सेशन को एक बार। आप सभी लोग, सभी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे अच्छे वाले भाई बहन है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग एक बार, कम से कम एक बार अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए बताइएगा। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, भारत कब आजाद हो रहा है भाई? भारत की अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करेंगे तो भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हो जा रहा है? भारत आजाद हो जा रहा है। और भारत की आजादी के बाद भारत में कितनी रियासतें एकीकृत की गई थी? कितनी रियासतें हैं जिनको मिलाया गया था? चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे। 545 है, 535 है, 562 है या फिर 575 है? पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्र रियासतें कितनी रह गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 562 रियासतें, ठीक है, एकीकृत की गई थी। अब इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 रियासतें हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। एक रियासत थी कौन सी? तो एक रियासत थी जूनागढ़ रियासत, ठीक है। कौन सी थी? तो एक रियासत थी जूनागढ़ रियासत, और इसका भारत में विलय किया गया है किस आधार पर? तो जनमत संग्रह कराकर, ठीक है। क्या किया गया है? तो यहाँ पर वोटिंग करा करके, जनमत संग्रह करा करके, जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ रियासत का विलय किया गया। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, जो दूसरी रियासत चर्चा में थी वो कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद रियासत। ये सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। हैदराबाद रियासत की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी रियासत थी। और ये जो हैदराबाद रियासत है ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। ये ना भारत के साथ जाना चाहती थी ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। अगर हम लोग बात करेंगे हैदराबाद रियासत की बात करेंगे तो हैदराबाद रियासत यहाँ पर है। अब ये ना भारत के साथ जाना चाहती थी ना पाकिस्तान के साथ, भारत के अंदर थी। अब इसको अगर यहाँ पर हम इसको स्वतंत्र छोड़ देते तो भारत की जो संप्रभुता है उसके लिए खतरा रहता, तो इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता था। और ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल ने क्या किया? ऑपरेशन पोलो चलाया, ठीक है। क्या कर दिया? ऑपरेशन पोलो चलाया।
ऑपरेशन पोलो चला करके क्या किया, सैन्य कार्यवाही की, ठीक है, सैन्य कार्यवाही के द्वारा सेना की कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और सैन्य कार्यवाही के द्वारा सेना की कार्यवाही के द्वारा क्या किया गया है, हैदराबाद का विलय कर लिया गया। तीसरी जो रियासत थी जिसको जो चर्चा में थी वो थी कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर रियासत, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रियासत। तो कश्मीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कश्मीर को क्या किया गया था, संधि समझौते के द्वारा विलय किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, तो संधि समझौते के द्वारा क्या किया गया था, संधि समझौते के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। उनको एक विशेष राज्य का दर्जा देने अनुच्छेद 370 की बात की गई थी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। तो ये 3 रियासतें बहुत ज्यादा चर्चा में थी जिनसे प्रश्न बनता है, ठीक है, कि कौन सी रियासत जन्म संग्रह के द्वारा, कौन सी सैन्य कार्यवाही के द्वारा और कौन सी जो है रियासत संधि या समझौते के द्वारा भारत में विलय की गई। और हैदराबाद रियासत जो कि सबसे बड़ी रियासत थी, तो इसका विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे जो ये 562 रियासतें हैं, तो इन 562 रियासतों की भारत में विलय का जो श्रेय है, तो श्रेय किसको जाता है, तो श्रेय दिया जाता है सरदार पटेल को, ठीक है। इन 562 रियासतों का भारत में विलय हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है, सरदार पटेल को जाता है। और इसीलिए सरदार पटेल को भारत का क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि भारत की एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार पटेल को ही जाता है। इन्हीं की देन थी कि जो 562 रियासतें हैं ये सफलतापूर्वक भारत में क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं, ठीक है भाई बात। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है, बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन बातों का उल्लेख है। चलिए जल्दी से बताएंगे, प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रस्तावना को क्या करते हैं, तो राजनैतिक जन्मपत्री कहा गया है, ठीक है, क्या किया गया है, राजनैतिक जन्मपत्री कहा गया है, ठीक है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है, किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। और क्या कहा गया है, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है, किसने कहा है, तो पालकी वाला ने कहा है, ठीक है, किसने, पालकी वाला ने कहा है। हृदय एवं आत्मा कहा गया है, क्या कहा गया है, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है, ठीक है, संविधान की क्या किया गया है, तो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसने कहा है संविधान की हृदय एवं आत्मा, तो किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। प्रस्तावना में अगर हम लोग बात करेंगे किन आदर्शों का उल्लेख है, तो आपको पता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या किया गया है, तो इनका उल्लेख किया गया है ना। अगर हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर भैया एकदम बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। जितने भी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अभी इस प्रश्न का मैंने आप लोगों को आंसर किया है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो अभी तुरंत का तुरंत मैंने इस प्रश्न का आंसर किया है। बताइएगा प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, ये हम लोगों को जल्दी से आप लोगों को बताना है। देखो फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम बात करेंगे समानता स्वतंत्रता की, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता
समानता अगर बात करें, समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समानता, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता। अगर आपसे पूछा जाए न्याय, न्याय कितने प्रकार के? न्याय 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? न्याय 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक, और क्या हो जाएगा? और राजनीतिक न्याय, और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी, वितरित। इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम आराम से आप लोग सही कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? चलिए बताइएगा, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन सा शब्द है? चलिए बताइएगा, प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है, ये आप लोगों को बताना है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना भाई, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा भाई। तो कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो देखो प्रस्तावना क्या कहता है? प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब किससे है? संप्रभु से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना भाई। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना भाई। अगर हम लोग बात करेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब किससे है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब संप्रभुता से है। एक तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी आ गया, चलो ये भी हो गया। पंथ निरपेक्ष, क्या है भाई? पंथ निरपेक्ष। और क्या हो जाएगा भाई? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब गणराज्य शब्द आ गया ना भाई, और गणराज्य से पहले क्या है? लोकतंत्रात्मक, मतलब लोकतंत्र भी है, लेकिन इसमें कहीं भी संघीय शब्द नहीं आया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आया है? तो कौन सा शब्द नहीं आया है? तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए भाई। अगर प्रस्तावना याद रहेगी तभी इस तरीके के प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, प्रस्तावना आपकी क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को उपलब्ध कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को क्या कर पाओगे भाई। ठीक है, तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। तो प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइएगा, तो कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष होगा, संप्रभुता होगा, लोकतांत्रिक होगा, या फिर गणराज्य हो जाएगा। देखो 1973 में अगर हम लोग बात करें तो 1973 में क्या होगा? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद होता है। ठीक है, क्या होगा? बनाम केरल राज्यवाद हो जाता है। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कुल 13 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। कितने न्यायाधीश? 13 न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। और ये जो वाद है ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का मतलब ये पहली बार हो रहा है। ये सबसे बड़ी क्या है? ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का मतलब क्या है? कि पहली बार हो रहा है कि किसी मामले में 13 न्यायाधीश एक साथ बैठ करके सुनवाई कर रहे हैं। ठीक भाई बात, तो ध्यान रखिएगा। तो 13 न्यायाधीश एक साथ बैठ करके सुनवाई करते हैं। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और इस वाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है क्या? कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, मतलब किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचों को छोड़कर। ठीक है, क्या करना है? मूलभूत ढांचों को छोड़कर। ठीक है, मूलभूत ढांचों को छोड़कर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें क्या किया जा सकता है? उनमें संशोधन किया जा सकता है। और इसके बाद भारतीय संविधान में पहला संशोधन होगा 42वां संशोधन 1976। और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाएंगे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 3 शब्द जोड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। और ये प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कौन सा है? वो संशोधन है ये 42वां संशोधन 1976। और इसके द्वारा क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और पंथ निरपेक्ष का ही मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ही धर्म निरपेक्ष है। तो ये जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को सन्निहित किया गया है। संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? संघ सूची, राज्य सूची, प्रस्तावना या फिर भारतीय मूल प्रणाली में? चलो जल्दी से 6वें प्रश्न का आंसर कर देना भाई। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए संविधान की पूर्ण रूपरेखा, और रूपरेखा संविधान की कहां पर है भाई? कहां पर हमें संविधान की रूपरेखा या प्रस्तावना मिलती है भाई? है ना, संविधान की रूपरेखा या प्रस्तावना कहां पर मिलेगी? प्रस्तावना में मिलेगी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं भाई। परिचय पत्र, रूपरेखा, है ना, परिचय पत्र से ही तो पता चलेगा भाई, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे संविधान की रूपरेखा कहां से पता चलेगी? तो प्रस्तावना से पता चलेगी। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? चलो अब बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है ना यहां पर? चलो अब बताओ भाई, अब बताइएगा कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता, क्या होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न तो आ गया। समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय शब्द भी आ गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को उपलब्ध कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुता, तो बंधुता भी आ गया भाई, बंधुता को बढ़ाने के लिए, है ना, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में भाई, तो ये तीनों तो हैं। प्रस्तावना में कौन नहीं है? तो संघवाद नहीं है। कौन नहीं है? तो संघवाद नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। इतनी बार मैंने प्रस्तावना दोहरा दी, अगर आप लोगों को अच्छे से सुने होंगे तो बताओगे भाई, इस प्रश्न को बता ले जाओगे, लिख करके भी मैंने बताया है। अब देखो प्रस्तावना से कितने तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपको प्रस्तावना याद है तभी इस तरीके के प्रश्नों को कर पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। तो क्या होगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या हो जाएगा? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति की गरिमा क्या हो जाएगा भाई? ठीक भाई बात। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, है ना। तो कौन करेगा? चलो जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे भाई, चलो जल्दी से बताना भाई। तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना जो है व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती भाई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को उपलब्ध कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बंधुत्व। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? चलिए बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इनमें से किस शब्द का अर्थ होता है विशेषाधिकार का अभाव, तो बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? संप्रभुता। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। तो किसका अर्थ हो जाएगा विशेषाधिकार का अभाव? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो देखो जहां पर आपको विशेषाधिकार के अभाव की बात हो रही है, तो कहां पर? जहां समानता की बात होगी, सब लोग समान हैं, जहां पर सब लोग समान है वहां पर विशेष अधिकार की बात ही नहीं होगा, है ना भाई। जहां पर सब लोग बराबर है, एक समान है, तो वहां पर विशेष अधिकार की बात ही नहीं होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत को संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री या कुंडली किसने कहा? आज ही के सेशन में मैंने बताया, जल्दी से बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा 10वें प्रश्न का। कोई भी मेरे भाई बहन गलत आंसर नहीं करेंगे भाई, कोई भी मेरे भाई बहन गलत आंसर नहीं करेंगे। पहले ही प्रश्न में इस प्रश्न का आंसर किया है, जो पहला क्वेश्चन बताया है उसी में इस प्रश्न का आंसर मैंने आप लोगों को बताया। जितने लोग ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात को, जितने लोग ध्यान से सेशन को देख रहे होंगे, वो सब इस प्रश्न को कर पाएंगे। और देखो कितने प्रस्तावना से ही कितने तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है भाई बात। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करेंगे राजनीतिक जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री किसने कहा है? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद। अब देखो ये वर्ष भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, आपसे खूब पूछा जाता है कि केशवानंद भारतीवाद कब आया? तो 1973 में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? तो केशवानंद भारतीवाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से, एक राज्य के रूप में गोवा के गठन से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उन्मूलन से।
चलो जल्दी से बताओ, लिख करके मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बताया, लिख लिख करके सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं और वही सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई। तो केशवानंद भारतीवाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो केशवानंद भारतीवाद में ही कहा गया है कि जो प्रस्तावना है उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचों को छोड़कर। ठीक भाई बात। अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, रुको दिखाता हूं, है ना भाई। देखो यहां पर मैंने आप लोगों को, ठीक है, लिख करके मैंने बताया कि 1973 में क्या होगा, केशवानंद भारतीवाद आएगा और केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन क्या होकर, लेकिन मूलभूत क्या होगा, मूलभूत ढांचों को छोड़कर। ठीक है, मूलभूत ढांचों को छोड़कर। ठीक भाई बात। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद किससे संबंधित हो जाएगा, ये प्रस्तावना से संबंधित हो जाएगा, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 12वें प्रश्न का आंसर करना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान में भारत के लिए कौन से नाम का उल्लेख किया गया, संविधान में अपने देश के लिए, अपने प्यारे भारत के लिए कौन से नाम का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा नाम है, तो भारत अर्थात इंडिया नाम का उल्लेख किया गया। ठीक है, किस नाम का, तो भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आपको 4 शब्द 4 दे देगा कि इंडिया अर्थात आर्यावर्त, आर्यावर्त अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो उपरोक्त सभी दे देगा, उपरोक्त सभी जैसे देगा तैसे आप ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन संख्या डी कर देते हैं जहां पर उपरोक्त सभी दिखता है ना, फिर वो ऑप्शन देखते ही नहीं है। तो क्या होगा, संविधान में अगर हम लोग बात करें तो किस नाम का, तो भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख किया गया है। कहां पर, तो अनुच्छेद 1 में ही भाई। संविधान की शुरुआत ही यहीं से होगी, संविधान की शुरुआत ही यहीं से होगी। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यूनियन ऑफ स्टेट है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है कि भारत क्या है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। दोनों में अंतर क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर बस इतना होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट में कई सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, वो मिल तो जाते हैं लेकिन फिर वो अलग नहीं हो सकते। यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, कई सारे राज्य क्या हो जाएगा, वो मिल करके एक हो सकते हैं, लेकिन बाद में अगर मान लो उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, वो अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट में होता है कि कई सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण कराते हैं, लेकिन बाई चांस मान लो उनमें बाद में लड़ाई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, उनका नहीं आपस में बैठ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने वो है आपस में अलग भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, जैसे एक हुए थे वैसे ही वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कहां पर, फेडरेशन ऑफ स्टेट में। लेकिन भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि आप आ तो जाओगे, शामिल तो हो जाओगे, भारत में आ तो जाओगे लेकिन अलग नहीं हो पाओगे भैया, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। तो यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल तो हो जाओगे लेकिन अलग नहीं हो सकते हो। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई, चलो बताओ भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं सेशन को। एक बार जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे भाई, बहुत कम लोगों ने शेयर किया, देखो कितने सारे लोगों के नाम दिख रहे हैं, है ना, सबके आगे पॉइंट कर रहा है, कितने लोगों ने शेयर नहीं किया। तो सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो 2 है ये क्या करता है, तो वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, संघ के नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, या फिर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 2 में क्या है, किसी भी नए राज्य की प्रवेश या स्थापना है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 2 में किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना है। और अनुच्छेद 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में नाम, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, ये कहां पर है, तो ये अनुच्छेद 3 में। किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन, ये कहां पर है, अनुच्छेद 3 में। 2 में क्या है, तो 2 में है किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 में क्या है, तो 1 में भारत अर्थात इंडिया 28 राज्य
8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? चलिए बताइएगा। अब देखो मैंने आप लोगों को, ठीक है, क्या किया था, मैंने आप लोगों को 2 बताया था और 3 बताया था। 2 में क्या हो रहा है, नए राज्य का प्रवेश हो रहा है भाई, 2 में नए राज्य का प्रवेश हो रहा है। 3 में क्या हो रहा है, 3 में नाम, क्षेत्र, सीमा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है भाई। आपको 2 नहीं दिख रहा है, क्या करोगे भाई, 3 करोगे भाई। 3 में क्या है, तो 3 में किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन भाई, है ना, इतना आसान है, इतना आसान है। तो 2 में क्या हो रहा है, नए राज्य का गठन हो रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 में क्या हो रहा है, तो जो मौजूदा राज्य हैं उनके क्षेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद, 3 में हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? सिटीजनशिप एक्ट। भारत में सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? चलो जल्दी से बताना। 1959, 1955, 1951 या फिर 1964। नागरिकता की अगर हम लोग बात करें, नागरिकता की अगर हम लोग बात करें कहां पर है, तो भाग 2 में है भाई। कहां पर नागरिकता? भाग 2 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 5 से 11 तक। कहां से लिया गया? तो यूके, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता को। स्वरूप क्या है नागरिकता का? एकल नागरिकता। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे नागरिकता तो कहां से ली गई है, तो नागरिकता यूके, इंग्लैंड या फिर कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस भाग में उल्लेख है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का स्वरूप क्या है? एकल नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष आया? सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष आया? 1955 में आया। और इसी के द्वारा प्रावधान किया गया कि भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। कितने प्रकार से? यहीं से प्रावधान किया गया कि भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिलेगी। कौन कौन सी होगी? तो जन्म से, वंश परंपरा से, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्या होगा? और भूमि अर्जन से। ठीक है, क्या होगा? और भूमि अर्जन से। तो 5 तरीकों से नागरिकता मिलेगी। ध्यान रखिएगा। नागरिकता अधिनियम कब आएगा? 1955 में आएगा। और इसी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि 5 तरीकों से नागरिकता मिलेगी। जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। ठीक भाई बात। चलो, और अगर आपसे बोले नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा? नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा? तो कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकती है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया? कौन सा तरीका है भाई जिसके माध्यम से क्या होगा? जिसके माध्यम से हम नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। अभी मैंने लिख करके बताया है भैया, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लिख करके पढ़ा रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे, है ना, तो फिर भैया आपका भगवान ही कल्याण कर सकते हैं। अब इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, इससे बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है। जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन अगर अभी आप लोग नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो भाई फिर भगवान ही कल्याण करें आपका। बताइएगा क्या होगा? कौन सा भारत का नागरिक बनने की, तो भाई नागरिक बनने के लिए कौन सा गलत भाई? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया देशीकरण के द्वारा, है ना, जन्म से बताया, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। लेकिन संपत्ति की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। क्या होगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। संपत्ति के अधिग्रहण से क्या होगा? नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, है ना भाई। देखो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था, क्या हो जाएगा? तो देखो जन्म बताया, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन। संपत्ति कहीं है? कहीं नहीं है भाई, संपत्ति का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो क्या होगा? तो संपत्ति के अधिग्रहण से भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किस भाग में, चलो बताओ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न। और अभी मैंने इसका आंसर किया है, देखता हूं कितने मेरे भाई बहन इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? देखो भाग 3 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र कहां पर? भाग 1 में है। भाग 3 की बात करेंगे। 3 में क्या है? 3 में मूल अधिकार है। 3 में क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। 4 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं।
क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, नागरिकता की, नागरिकता कहां पर है, भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना। देखो यहां पर मैंने लिख करके बताया, नागरिकता कहां पर, भाग 2 में। कौन सा अनुच्छेद, 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। लिख करके बता रहा हूं भाई, फिर भी गलत कर रहे हो। क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा अनुच्छेद, चलो इस प्रश्न का तो अभी आंसर कर दिया, अब इस प्रश्न में तो कोई गलत नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, बताओ भाई, कौन सा अनुच्छेद? क्या हो जाएगा? कोई गलत मत करना मेरे भाई, अब भी अगर गलत करोगे है ना, तुम लोगों का तो नहीं, लेकिन मेरा तो मन यही करेगा कि डूब के चुल्लू भर पानी में, है ना, डूब के क्या कर लूं, हाँ, भाव सागर से पार हो जाऊं। चलो बताओ क्या हो जाएगा भाई, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5 से 11। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11। अब भी अगर गलत करोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर अब भी ऐसे प्रश्नों को, अब भी अगर ऐसे प्रश्नों को गलत कर दोगे भाई, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जो क्या करता है, जो भारत से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या करता है, नागरिकता का प्रावधान करेगा भाई। चलो बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर अनुच्छेद आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है, 5 से 11 है ना, 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 7 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 7 के तहत ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, कहाँ चले गए हैं, जो पाकिस्तान चले गए हैं, और फिर पाकिस्तान से वह वापस लौट करके भारत आते हैं, तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान अनुच्छेद 7 में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं भाई? दोहरी नागरिकता की अगर हम लोग बात करेंगे, अमेरिका के मामले में अगर हम लोग बात करेंगे, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करोगे भाई। चलो दोहरी नागरिकता की बात करेंगे तो देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां पर वह पैदा हुआ है, एक साथ 2 देशों की नागरिकता, एक साथ 2 देशों और 2 राज्यों की नागरिकता, 2 देशों के साथ 2 राज्यों की नागरिकता। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता का मतलब यह है, अमेरिका में अगर हम लोग बात करेंगे दोहरी नागरिकता, तो अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है उसका तात्पर्य यह है कि उस देश की तो नागरिकता होगी ही जिस देश का है, साथ ही साथ उस राज्य की भी नागरिकता होगी जहां पर वो रह रहा है या फिर जहां पर वो पैदा हुआ। जैसे मान लो अगर भारत के संदर्भ में बात करें, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश का तो नागरिक हूं ही, और साथ ही साथ भारत का नागरिक हो जाऊं, यह दोहरी नागरिकता हो जाएगी अमेरिका के संदर्भ में, ठीक है, कि अमेरिका के जिस राज्य में पैदा हुए हो वहां के तो नागरिक हो ही, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका के नागरिक हो ही, साथ ही साथ उस राज्य के भी नागरिक हो जाओगे। ठीक भाई बात। चलिए तो ये आज के सेशन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के सेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। और अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। डेली इवनिंग में हम लोग की इस तरीके से महत्वपूर्ण क्लास होगी, चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। डेली हम लोग संविधान सभा से शुरुआत की है, संविधान सभा के हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग प्रस्तावना के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, प्रस्तावना के कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्रस्तावना होगा, ठीक है, प्रस्तावना के बाद हम लोगों ने नागरिकता के प्रश्न किए, फिर मूल अधिकार के प्रश्न करेंगे, इसके बाद फिर नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, है ना। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। अगर चाहते हो किसी तरीके की क्लास चलती रहे, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन आपको मिलते रहे बेहतरीन वाले, तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।